हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे। 10th क्लास के अब 2 और एग्ज़ाम शेष हैं, जिनमें से एक साइंस का और दूसरा सोशल साइंस का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो डियर स्टूडेंट, आपके सोशल एग्ज़ाम के आने तक मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करवाने का प्रयास कर रहा हूं। इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि इनका बेनिफिट आपको फाइनल एग्जाम में आराम से मिल सके और आपका जो मार्क्स ऑफ परसेंटेज है उसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को प्रोग्रेस हो। तो डियर स्टूडेंट, हम लेकर के आए हैं 4th चैप्टर हिस्ट्री के 4th चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन मध्यकालीन समाज यूरोप और भारत, जिस चैप्टर का नाम है। यहाँ से हम आप लोगों के लिए विभिन्न तरह के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। यूरोप में मध्यकाल को क्या कहा गया है? तो यूरोप में मध्यकाल को अंध युग कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है यानी कि 151 क्वेश्चन है, मध्यकाल में किस धर्म के आगमन से भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए? तो वो है इस्लाम। इस्लाम के आगमन से भारतीय समाज में बहुत से परिवर्तन होते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने और कौन से वर्गों में विभाजित था? तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था जो हमारा पादरी वर्ग होता है वो, और दूसरा वर्ग था सामंत वर्ग, और तीसरा वर्ग था सामान्य जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में किस वर्ग पर समाज की रक्षा का भार था? तो सामंत वर्ग के कंधों पर समाज की सुरक्षा और रक्षा का भार होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में कौन सा वर्ग सर्वोच्च था? तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग सर्वोच्च माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन, गिरजाघर क्या होता है? तो गिरजाघर ईसाइयों का उपासना घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में छोटे सामंतों की भू संपदा को क्या कहा जाता था? तो यूरोप में छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या फिर मेनर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में किसानों को अपनी आय का कितना हिस्सा चर्च को देना होता था? तो 10वां हिस्सा, अपनी आय का 10वां हिस्सा किसानों को मध्यकालीन यूरोप में चर्च के हवाले करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में मठवाद का विकास कब हुआ? तो यूरोप में मठवाद का विकास 3री से 6ठी शताब्दी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग क्या कहलाते थे? तो मध्यकालीन जो यूरोप था उसमें योद्धा वर्ग के लोग नाइट कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोनों विश्वविद्यालय इंग्लैंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकतब क्या था? तो मकतब एक ऐसा विद्यालय था जहां विद्यार्थी अक्षर ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता था और मकतब कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में अपनी भूमि पर स्वयं काश्त करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो वो खुद काश्त कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की किन्हीं 2 स्त्रियों के नाम बताओ जिन्होंने स्वयं आगे बढ़कर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए सेना का संचालन किया था? तो ऐसी 2 महिलाएं थी, रानी नायकी देवी और रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में स्त्रियों से संबंधित किन्हीं 2 कुप्रथाओं के नाम लिखें? तो ऐसी 2 कुप्रथाएं मध्यकालीन भारत के समय फैली हुई थी जो महिलाओं से संबंधित थी। एक थी सती प्रथा और दूसरी थी पर्दा प्रथा। क्वेश्चन ये कह रहा है, मध्यकालीन भारत में किस आधार पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहा? तो मध्यकालीन भारत की बात कही गई है तो गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत में सुल्तानों और मुगलों ने किन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया? तो सुल्तान और मुगल जब थे उस समय भारत के समय के दौरान किन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया था? तो वो थी फारसी और अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर क्वेश्चन,
मध्यकाल में भारत पर विदेशी आक्रमण किन उद्देश्यों से प्रेरित थे? तो ये जो आक्रमण है ये साम्राज्य विस्तार, धन की लूट और इस्लाम का प्रसार आदि उद्देश्यों से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में भारतीय समाज को कर्मकांडों, अंधविश्वासों तथा भेदभावों से मुक्त कर उसके आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए किस आंदोलन का उदय हुआ था? तो वो आंदोलन था भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो भक्ति संतों के नाम लिखें। तो किन्हीं दो भक्ति संतों के नाम पूछा है, तो नंबर 1 रामानंद और नंबर 2 सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद तथा सलीम चिश्ती कौन थे? तो ये तीनों ही सूफी संत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समाज में पद सोपान में सबसे ऊपर कौन होता था? तो सबसे ऊपर राजा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो वो देखिए कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रथम वर्ग का क्या कार्य होता था? तो मध्यकालीन यूरोप में प्रथम वर्गीय जो होता था उसका कार्य होता था प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन यूरोप में भूस्वामी क्या कहलाते थे? तो भूस्वामी को मध्यकालीन यूरोप में काउंट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में प्रक्षालन करने या किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रिया क्या कहलाती थी? तो उसे बपतिस्ता कहते थे, बपतिस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको विलेन थी कहा जाता है? तो विलेन थी कहा जाता है, तो वो है अर्धदास को। अर्धदास को विलेन भी कहा जाता है, यहां थी नहीं है डियर स्टूडेंट, यहां पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में मारना और मरना किसकी वीरता का परिचायक था? तो ये नाइट की वीरता का परिचायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में किस भाषा में लिखित प्रार्थना पुस्तकों का पाठ कराया जाता था? तो वो है लेटिन। लेटिन भाषा में लिखित पुस्तकों का पाठ कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं से 18वीं सदी के बीच में जिस क्षेत्र के भूमि कर एकत्रित करने का अधिकार राज्य के पदाधिकारियों को सौंपा जाता था उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था, जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में ग्रामीण सेवादारों का वर्ग जो काम के बदले फसल का एक भाग प्राप्त करते थे वो क्या कहलाते थे? तो उन्हें बलुतेदार कहा जाता था, बलुतेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ऐसे किसान जो दूसरे गांवों में जाकर खेती करते थे वो क्या कहलाते थे? उनको पाही कास्त कहते थे। मध्यकालीन भारत में उन किसानों को क्या कहा जाता था जो किसी बड़े जमींदार की भूमि पर खेती करते थे तथा उन्हें उपज का एक हिस्सा प्राप्त होता था? तो उन्हें मुजारिया कहते थे, मुजारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की या स्त्रियों में कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी? तो वो कुप्रथा एक नहीं थी, कई कुप्रथाएं थी। पहले भी एक क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बहुत न जाने कितनी तरह की कुप्रथाएं प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों को इन क्वेश्चन को बार बार देखना और समझना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 184 नंबर क्वेश्चन है, किस स्त्री ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था? तो वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान दास वंश की पहली शासिका बनी थी, मुस्लिम वंश की भी पहली शासिका बनी थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली भारत की सबसे पहली एकमात्र ये सल्तनत की शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत में
किस स्थान पर दासों की मंडियां लगती थी? तो एक स्थल ऐसा था भारत में मध्यकाल के दौरान, वहां पर दासों की मंडियां लगती थी। और वो कहाँ लगती थी वो हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे बड़े बड़े जो नगर होते थे, गोवा, दिल्ली, मेरठ आदि ऐसे नगरों में दासों की मंडियां लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया था। मोहम्मद गौरी का ये प्रमुख सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में कौन सी वस्तु यूरोपीय बाजारों में आकर्षण का केंद्र थी? तो भारत के विषय से बढ़ते हुए अब हम यूरोपीय बाजारों के आकर्षण का केंद्र पता करने जा रहे हैं। तो वो क्या थी? वो थी मलमल। भारत में बनी मलमल यूरोपीय बाजारों में आकर्षण का केंद्र रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। बड़ा ही जबरदस्त ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने कब से कब तक आक्रमण किए? तो कब से कब तक आक्रमण किए हैं? तो स्टार्टिंग की अगर बात की जाए 636 ईस्वी में हो जाती है भारत पर विदेशी आक्रमण, लेकिन जो सफल आक्रमण हुआ था वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। और ये 1707 तक 1761 तक विदेशी आक्रमण होते हैं। तो यहाँ पर 636 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचयिता कौन थे? तो तुगलकनामा के रचयिता अमीर खुसरो थे। 191 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था? तो एक ऐसा मुगल शासक था जिसके द्वारा एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई थी। जब युद्ध होते थे तो बहुत सारे सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को बंदी बना लिया जाता था और उनको दास बनाकर रखा जाता था, और इस प्रथा को अकबर ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी तक अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में कहा गया है कि कुल जनसंख्या में मुस्लिम एवं हिंदुओं का कुल अनुपात कितना था? तो अनुपात की बात की जाए तो यहाँ पर 1:7 होता था, यानी कि हर जो 7 लोग होते थे उनमें 6 हिंदू होते थे और 1 मुसलमान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रंगिनी के लेखक कौन थे? रजत रंगिनी के लेखक आपको हम बताएं तो कल्हण थे। कौन थे? कल्हण। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की ही रचना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के 4th चैप्टर के जबरदस्त क्वेश्चन हैं, और भी ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 5th चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए, आप लोगों के लिए ये एक अनोखी वीडियो है। विश्व के मानचित्र के विषय में समझने के लिए इस मानचित्र में हम क्या क्या जानने वाले हैं, एक नज़र हम इस पर ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो जानकारी है, और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ हम सागर, महासागर और जो झील होती हैं यानी कि लेक्स, उनके विषय में, तथा जो विभिन्न प्रमुख नदियाँ हैं संसार में उनके विषय में जानेंगे। फिर हम कुछ गलियारों के विषय में देखेंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण शहरों और देशों के विषय में भी बताएंगे कि ये वो देश है जो अपना योगदान विश्व में इस प्रकार से देता रहा है।
तो देखिए विश्व के मानचित्र में आप यहाँ पर जीरो लाइन को देख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वो जीरो लाइन है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जी हाँ, ये जो हमारा ग्लोब है उसके बीचों बीच होकर के गुजरती है। फिर उसके ठीक नीचे एक लाइन और है जो 23.5 डिग्री पर है, और उसको हम क्या कहेंगे, वो है मकर रेखा। और 23.5 डिग्री पर जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कर्क रेखा। हालांकि लाइन की बजाय हम इन्हें काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये रेखाएं विश्व को एक पैमाने पर मापने का आधार बनती हैं। भूगोलवेताओं के द्वारा इन काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करके ही पूरे विश्व को नापा गया है। तो आपको ये भी पता होगा कि इन काल्पनिक रेखाओं की जो संख्या है वो दोनों तरह से मिलाकर के, दोनों कौन सी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, दोनों रेखाओं को मिलाकर के 360 कुल रेखाएं हैं और ये काल्पनिक है। अब देखते हैं हम कि किस तरह से विश्व में विभिन्न आकार की आकृतियां और बहुत से विभिन्न प्रकार के जो समुद्र है उनको हम देखेंगे, जो महासागर हैं वो हम जानेंगे। तो देखिए ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है। इस तरफ हम बात करें तो यहाँ ईस्ट है यानी कि पूर्व, और इस तरफ हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिम है। ऊपर की तरफ उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें महासागर की तो प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। और वह महासागर यहाँ से लेकर के ये सारा प्रशांत महासागर का एरिया है। क्योंकि ग्लोब को ओपन करके एक पेज पर दिखाया गया है तो इसका आधा हिस्सा इधर है, तो ये भी सारा का सारा प्रशांत महासागर है और ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ जो इस क्षेत्र में महासागर है ये है हिंद महासागर। इंडिया के ठीक नीचे वाला जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगले एक बड़े महासागर की तो वो है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर जो है वो आपका यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ये 12th स्टूडेंट जो हैं, 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार का चैप्टर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। और ये जो पश्चिमी देश हैं इन देशों का जो व्यापार है वो कनाडा और अमेरिकी देशों के साथ होता रहता है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जो है जलीय मार्ग है जहाँ पर व्यापारिक रूप से ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर एक यहाँ पर दक्षिणी महासागर है और ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी महासागर। तो ये अंटार्कटिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंटार्कटिका जो पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा जलीय क्षेत्र है हमारा दक्षिण का जो विश्व का हम देखते हैं। फिर आर्कटिक सागर है और वो ठीक ऊपर है उत्तर की तरफ ग्रीनलैंड के पास आर्कटिक सागर यहाँ आप देख सकते हैं जो कि यूरोप के ठीक ऊपर है। और अब हम देखते हैं इस कोण से, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। महाद्वीपों के विषय में जानकारियाँ लेंगे और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम है डार्लिंग नदी, और ये डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ है। फिर इसके बाद कोरल सागर आपने सुना होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक पूर्व में एक कोरल सागर यहाँ है। फिर ये जितने भी जो द्वीपीय समूह हैं ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वियतनाम के जो क्षेत्र हैं वो ये सारे द्वीप समूह है। इसी में ठीक यहाँ चाइना के नीचे दक्षिणी जो चीन सागर है वो ये है।
और पूर्वी चीन सागर है वो जापान के ठीक नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूर्वी चीन सागर है। और यहाँ से ये कर्क रेखा जो जा रही है ये भारत से होकर के गुजरती है और यहाँ आपका ये भारत है। भारत के ठीक पूर्व की तरफ यहाँ हम देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी है और फिर इसके बाद जो पश्चिमी भारत है इसकी तरफ हम देखते हैं तो ये जो जलीय क्षेत्र है ये अरब सागर है, अरब सागर है। और ये अरब देश यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से स्वेज नहर के माध्यम से एक जो नहर बनी है 1869 में बनकर के तैयार हो गई थी, इसे खोल दिया गया था व्यापार की दृष्टि से। तो लाल सागर यहाँ आप देख रहे होंगे, लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने का कार्य करती है वो स्वेज नहर, जो कि ठीक मिस्र के ठीक ऊपर से होकर के गुजरती है। और अगर हम दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो नील नदी है वो मिस्र देश यहाँ पर जो मौजूद है इससे होकर के बहती है और वो यहाँ है नील नदी। ये जो महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सी झीलें और नदियां हैं। तो ऑरेंज नदी है वो आप दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं, कांगो नदी है, फिर विक्टोरिया झील है अफ्रीका में ही, फिर नाइजर नदी है यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी छोर पर। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर ठीक इसके ऊपर यहाँ हम बात करें भूमध्य सागर से ऊपर की तरफ तो यूरोपीय कंट्रीज हैं, काला सागर है एक यहाँ, और इसके ठीक दक्षिण से आगे बढ़ते हुए यानी कि यहाँ पश्चिम की ओर जो यूरोप का पश्चिमी छोर है यहाँ पर दनूबी नाम की एक नदी बहती है। और अगर हम बात करें यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में तो यहाँ पर कैस्पियन सागर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैप आप लोगों को मदद करने वाला है। फिर यहाँ हमारा एशिया महाद्वीप है जिसमें आपका इंडिया भी आप देख सकते हैं। और इंडिया में दो महत्वपूर्ण नदियाँ दिखाई गई हैं यहाँ, एक ब्रह्मपुत्र नदी है और दूसरी गंगा नदी है। फिर चाइना में हांग ही नदी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर नॉलेज है। अब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेजन नदी मध्य अमेरिका में आप देख सकते हैं और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र इधर आप यहाँ आराम से समझ जाएंगे। और एक यहाँ पर नहर है जिसे हम कहते हैं पनामा नहर, प्रशांत महासागर का गलियारा बनाती है। फिर मिसिसिपी नदी है जो कि आप देख सकते हैं कनाडा के ठीक नीचे अमेरिका से होते हुए बहती है मिसिसिपी नदी। और ह्यूरन झील है एक, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं कनाडा के पास। फिर सुपीरियर झील है, ये भी आप यहाँ देख पाएंगे। फिर है विनीपेग जो झील है वो भी। तो ये झीलें काफ़ी हैं इस क्षेत्र में। साल्ट लेक सिटी बोलते हैं यहाँ उत्तरी अमेरिका, जिसे यहाँ पर बताया गया है तो उत्तरी अमेरिका में है साल्ट लेक सिटी। फिर ऊपर की तरफ हम देखें तो ग्रेट स्लेव झील है और ग्रेट बियर झील है। तो ये दोनों झीलें आप लोगों से कोई पूछे तो आप उत्तरी अमेरिका में बताएंगे, ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट बियर झील। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैप है। तो देखिए यहाँ पर वो गलियारा है जो पश्चिमी यूरोप को पूर्वी जो अमेरिकी देश हैं उनके साथ व्यापारिक रूप से कनेक्टिविटी करता है। फिर यहाँ पर देखिए जो हम देखते हैं कि पहले जो व्यापार होता था पूर्वी देशों का, अगर पश्चिमी देशों की तरफ जाना होता था या यूरोपीय कंट्रीज़ की तरफ जाना होता था
तो वो ऐसे घूम कर के पहले जाना पड़ता था, तो बहुत लंबा यहाँ सफ़र तय करना पड़ता था। लगभग 7,000 किलोमीटर का सफ़र जो है वो घूम करके जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ है तो हमारे पूर्वी देशों और यूरोपीय कंट्री तथा अमेरिका के देशों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे वस्तुएं जल्दी ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं, कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जाता है। यह एक बहुत ही बिजी रहने वाला जलीय मार्ग है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त है ये आप लोगों के लिए। यहाँ अगर आप देखते हैं जो जापान है उसके नीचे, तो ये कोरिया वाले क्षेत्र है। एक दक्षिणी कोरिया है तो एक उत्तरी कोरिया है, आप ये समझ सकते हैं। ये चाइना के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे। फिर हम अगर बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं जाती है, और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो उसका जो अफ्रीका महाद्वीप है वो कौन कौन सी रेखाएं हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं होकर के अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, यहाँ पर आपने देखा सहारा मरुस्थल, और थार मरुस्थल की बात करें तो वो आपका यहाँ रहने वाला है भारत पाकिस्तान से मिला हुआ, ये दोनों से मिलकर के बनता है थार मरुस्थल। फिर यहाँ पर जो वाइट मरुस्थल जिसे बोलते हैं सफेद मरुस्थल, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और फिर मरुस्थल की बात करें तो बर्फीले क्षेत्र को भी हम कैसे भूल सकते हैं, तो बर्फ़ के क्षेत्र हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आर्कटिक वाले जो ये क्षेत्र है ये पूरा वर्ष बर्फ़ से ढके रहते हैं, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, यहाँ वो क्षेत्र दर्शाए गए हैं जहाँ से शीत और कोष्ण धाराएं चलती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को कुछ क्षेत्र दर्शा देना चाहता हूँ। हम इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इस विषुवत क्षेत्र से चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको, या जो पानी में चलने वाली जो लहरें होती हैं उनको हम विषुवतीय धाराएं भी कहते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ब्राज़ील है, और ब्राज़ील से लगने वाली जो ये धाराएं होती हैं इनको ब्राज़ीलियन धाराएं कहते हैं। अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर है, इसमें दक्षिणी विषुवतीय धाराओं का जोर रहता है, और पश्चिमी वायु धारा पश्चिम से अफ्रीका की तरफ निकल जाती है। फिर घूमते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से ये आगे बढ़ती हैं। उत्तरी विषुवतीय, विषुवत के ऊपर की तरफ उत्तरी विषुवतीय जल धाराएं हैं, जो कि देखिए आप लोगों के सामने गल्फ स्ट्रीम से होकर के निकलती है। ये है गल्फ स्ट्रीम। ये धाराएं पूर्व जो ये यूरोप के देश हैं इनकी तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ते हुए इन देशों की तरफ आ निकलती है। कुछ धाराएं इसी गलियारे से होते हुए उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये परिवर्तन लाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अलास्का की हम बात करें तो यहाँ पर अलास्का की धाराएं बहती हैं, अलास्का क्षेत्र से लगती हुई जो धाराएं हैं, और ये प्रशांत महासागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सी धाराओं को आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर भी एक पेरू जो स्थान लगता है, दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू देश वाला क्षेत्र है, इससे लगती धाराओं को पेरू धाराएं कहते हैं। अब हम आते हैं अफ्रीका से इस तरफ, तो देखिए ओगलास धाराएं हैं, यहाँ पर अफ्रीका से दक्षिण की तरफ आने वाली धाराएं हैं। और फिर पश्चिमी वायु अपवाह कहते हैं हम जिन्हें, पश्चिम से होकर के आगे बढ़ने वाली जो वायु अपवाह है वो इस तरह से हमारे एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए एशिया की तरफ आती है।
तो पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ से जब ये बहते हुए जाते हैं तो इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, और जब ये और आगे बढ़ जाती है तो दक्षिणी विषुवतीय धारा आगे चल के विषुवतीय विपरीत धारा में बदल जाती है, और कुछ तो चली जाती हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से पूर्व की ओर, और कुछ धाराएं अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल आती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से इन धाराओं ने इस पूरे क्षेत्र को कवर किया है। अब पूर्व की तरफ अगर हम बात करें विषुवत क्षेत्र से ऊपर, तो यहाँ पर क्यूरोशियो धाराएं कही जाती है, और आइशियो धारा है वो भी यहाँ होते हुए बहती है और बहुत से परिवर्तन लाती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज देने वाली ये वीडियो है।